नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में आज के जो विषय लेकर के आया हूं वो है वर्टिगो यानी भ्रमी यानी चक्कर आना। हाँ दोस्तों, ये सबसे सामान्य प्रॉब्लम में से एक है जो समाज के हर एक व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी टाइम हुआ ही होगा। तो दोस्तों, चाहे ये प्रॉब्लम मोशन सिकनेस के रूप में हो, चाहे कोई काम करते समय हो, चाहे ब्लड शुगर की कमी की वजह से हो, चाहे लो बीपी की वजह से हो, चाहे शरीर में खून की कमी की वजह से हो, ऐसे कई ऐसे कारण, चाहे सिर में मार लगने की वजह से हो या कान में कोई भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, कान के नर्व में सूजन होने की वजह से हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से किसी भी व्यक्ति को कभी भी अचानक चक्कर आकर के गिर जाते हैं, जिससे एक प्रकार से कुछ टाइम के लिए उनको मालूम नहीं रहता, पूरे आसपास के क्लाइमेट घूमता हुआ दिखाई देते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम जो दिखाई देते हैं उसी को चक्कर आना या वर्टिगो के नाम से जानते हैं या भ्रमी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे सामान्य प्रॉब्लम में से एक है और इनके होने के कई सारे कारण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के जो प्रमुख टॉपिक है वर्टिगो, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, आज के ये जो टॉपिक है इनके अंतर्गत देखेंगे कि वर्टिगो क्या है, यानी वर्टिगो से मतलब क्या है, इनके अलावा वर्टिगो के कितने प्रकार हो सकते हैं, वर्टिगो के क्या क्या कारण हैं, इनके अलावा देखेंगे वर्टिगो के क्या क्या लक्षण हैं, साथ ही देखेंगे वर्टिगो के जोखिम कारक क्या क्या है, वर्टिगो के अन्य प्रकार के जो जटिलताएं हैं या कठिनाइयां हैं या कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है, और साथ में देखेंगे वर्टिगो से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं अलग अलग पद्धतियों में, अलग अलग थेरेपियों में, और साथ ही देखेंगे वर्टिगो के क्या क्या एग्जामिनेशन होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या परीक्षण होता है, क्या क्या निदान होता है, इनके बारे में देखेंगे। और साथ ही देखेंगे वर्टिगो से पूछे जाने वाले, वर्टिगो से संबंधित रोगी से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के सवाल, जिसे हम लोग डायग्नोसिस करते समय, जो केस हिस्ट्री बनाते समय जो हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं वो कौन कौन से सवाल होते हैं, और साथ ही वर्टिगो के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार के साथ में देखेंगे न्यूरोथेरेपी उपचार वर्टिगो के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चलते क्रम से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यह है वर्टिगो। तो आइए देखते हैं कि वर्टिगो से अभिप्राय क्या है, वर्टिगो क्या होता है, वर्टिगो का मतलब क्या होता है। दोस्तों, भ्रमी या वर्टिगो, ठीक है, या चक्कर आना। दोस्तों, वर्टिगो का मतलब है सर घूमना या चक्कर आना। यह सबसे आसान परिभाषा है। किसी भी व्यक्ति को जब कभी भी अपने आप सर घूमने लगता है या आसपास के एरिया घूमने जैसे दिखाई देता है या आसपास एरिया पूरा घूमता हुआ महसूस हो या एहसास हो, ऐसा लगता है वो व्यक्ति खड़े और चारों तरफ के एरिया अपने आप घूम रहे हैं, तो ये कंडीशन जब होता है व्यक्ति को तो उसी को ही चक्कर आना या सर घूमना या वर्टिगो या भ्रमी के नाम से जानते हैं। अपने चारों ओर के वस्तुओं को घूमता हुआ अनुभव करने या खुद को वस्तुओं के चारों ओर घूमने का अनुभव होने की स्थिति को भ्रमी या वर्टिगो या सिर चकराना या डिजीनेस भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने जगह में खड़े हो और अपने जगह में खड़े होने के साथ साथ उनको ऐसा महसूस हो कि चारों तरफ का जो भी वस्तु है उनको घूमता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को ही भ्रमी या वर्टिगो या सर चकराना या डिजीनेस के नाम से जानते हैं। ये खड़े रहने पर, लेटने पर या बैठने की कोई भी अवस्था में हो सकते हैं, चलने पर हो सकते हैं, दौड़ने पर हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन में होने पर भी ये वर्टिगो हो सकते हैं। यदि इसमें होने वाली सनसनी तेज हो तो व्यक्ति को मितली या उल्टी भी हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, कभी कभी चक्कर जब आते हैं तो कान में एक प्रकार की विशेष आवाजें आते हैं, सनसनाहट की आवाजें आते हैं, सू सू की आवाजें आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब व्यक्ति को चक्कर आते हैं ना तो उस टाइम उनको उल्टी भी फीलिंग होती है और साथ में उनको मतली यानी नासिया भी फीलिंग होती है। दोस्तों, ये ज्यादातर विमान के पायलट को या गोताखोर को अक्सर ये होते हैं, क्योंकि जब ये ऊंची उड़ानों पर जाते हैं और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कान में एक प्रकार से दबाव पड़ता है, इंटरस्टिशियल दबाव पड़ता है। गोताखोर के कान में जब पानी जाते हैं तो उस पानी के दबाव से कान के नर्व में भी दबाव आते हैं, जो चक्कर आने का कारण होता है। क्योंकि दोस्तों, जिन वातावरण में पायलट और गोताखोर काम करते हैं उनमें दिशा की सही स्थिति का कोई अंदाजा नहीं होता, उनको मालूम नहीं रहता कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में जाते जाते वो कई बार टर्न भी करते हैं अपने मूवमेंट को। इसके वजह से कान में एक प्रकार से विशेष फ्लूइड का दबाव आने से चक्कर आना चालू हो जाते हैं। और भ्रम होना वर्टिगो का सबसे खतरनाक पहलू है।
उदाहरण के लिए यदि एक पायलट नीचे जाने की स्थिति में यह महसूस करे कि वो ऊंचाई पर जा रहा है, या पायलट खुद को दाईं तरफ जाता महसूस करे जबकि वो सीधा जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको भ्रमी या चक्कर होगा। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को वर्टिगो होता है तो वर्टिगो के क्या क्या लक्षण है आइए जानते हैं। तो दोस्तों, वर्टिगो आना या चक्कर आना अपने आप में कई सारी बीमारियों के ऐसे लक्षण के रूप में उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनको लक्षण के साथ साथ एक विशेष रोग के अंतर्गत रखे हैं ताकि उनको इंडिविजुअल पहचान सके। तो आइए देखते हैं कि वर्टिगो के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को वर्टिगो होता है, चक्कर आते हैं या भ्रमी होता है या सिर चकराता है, तो उनके कई सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे सिर के अलावा सब चीजें घूमते हुए दिखना, इनके अलावा जी मिचलाना, इनके अलावा उल्टी होना, एक और झुका हुआ महसूस करना, सहारा न मिलने पर वो व्यक्ति गिर पड़ना या सुनने की शक्ति कम होना और सिर दर्द होना, ये सबसे कॉमन लक्षण में से एक है। फिर भी इनके अलावा और कई सारे लक्षण हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, कान में सूसू की आवाजें आना या कम सुनाई देना और कभी कभी बहरापन हो जाना चक्कर आने के निशानी होते हैं। पसीना ज्यादा आते हैं ऐसे लोगों को। आंखों के पुतली का अस्थिर होना या असंतुलित महसूस करना या आंख का अपने आप घूमना या मूवमेंट होना, यहाँ की आई बॉल मूवमेंट होना, ये सब लक्षण चक्कर आने के दौरान होते हैं। इनके अलावा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अगर चक्कर आते हैं तो इनके कई कारण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को चक्कर आते हैं या वर्टिगो होते हैं तो वर्टिगो के बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से किसी भी रोगी को, किसी भी व्यक्ति को वर्टिगो हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, सिर चकरा सकते हैं। तो दोस्तों, वर्टिगो के कई सारे कारण हैं जिनके अंतर्गत एसिडोसिस के कारण अगर ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में अगर ब्लड न मिले और ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन के न्यूरॉन को, नर्व सेल को ठीक मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन के टिश्यू को चयापचय क्रिया के दौरान जो कार्य करने के लिए प्रॉपर वे मिलना चाहिए, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर पोषक तत्व और ऑक्सीजन ब्रेन के टिश्यू को नहीं मिलेगा तो ब्रेन के टिश्यू में एनर्जी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति में चक्कर हो सकते हैं। ब्रेन टिश्यू सिकुड़ सकते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। ब्रेन और बॉडी के बीच कोऑर्डिनेट करने वाले जो नर्व है उनमें बीच में कनेक्शन टूट जाने जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। इनके अलावा माइग्रेन के कारण कई व्यक्ति जिनको माइग्रेन होता है उस माइग्रेन की वजह से व्यक्ति को चक्कर आता है। साथ ही कान को नुकसान पहुंचाने वाले ईयर ड्रॉप डालने से भी कान के कई सारे सेल टिश्यू में दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कान के इंटरनल जो ईयर है उनमें इंफ्लेमेशन आ जाते हैं, सूजन आ जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं। पेन किलर टेबलेट ज्यादा खाने के वजह से, दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से, साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन की वजह से व्यक्ति को चक्कर आ सकता है। सिर या कान में चोट लगने की वजह से, ब्लड क्लॉट अगर फंस जाने की वजह से चक्कर आ सकते हैं। डायबिटीज या किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनमें कई अनावश्यक शरीर में चयापचय क्रिया बिगड़ जाता है। टॉक्सिन पदार्थ के शरीर में जमावट आ जाते हैं। टॉक्सिन पदार्थ की जमावट की वजह से कई मेटाबॉलिक प्रोसीजर में डिस्टरबेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी का डेवलप नहीं हो पाता, ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता जिसकी वजह से ऊर्जा की कमी की वजह से व्यक्ति को चक्कर आना चालू हो जाते हैं। गर्दन की बीमारी के वजह से, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वजह से, या मनके में गैप होते हैं, स्लिप डिस्क होते हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल नर्व दबेगा तो व्यक्ति को चक्कर आते हैं। आंखों की बीमारी के कारण कई व्यक्ति में आंखों की बीमारी होते हैं तो आई बाल जो होते हैं ना वो अपने आप मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से उनको चक्कर आ सकता है। और साथ ही कई लोग ज्यादा देर तक कंप्यूटर का ऑपरेट करते हैं, ज्यादा देर तक झुक कर लिखते हैं, ज्यादातर मोबाइल देखते हैं, ज्यादातर वीडियो गेम खेलते हैं, तो ऐसे लोगों के सर्वाइकल इफेक्ट होने के साथ साथ चक्कर आते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है चक्कर आने का, तो कान में एक विशेष प्रकार के इंटरनल ईयर में ट्यूब होते हैं। वो दो प्रकार के ट्यूब होते हैं, एक होता है सेमी सर्कुलर ट्यूब और दूसरा होता है कॉक्लियर। तो सेमी सर्कुलर ट्यूब में अंदर में कुछ पार्ट होते हैं जिसमें कैल्शियम के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, और वही कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल है वो जो कान के अंदर भाग में जो पानी भरा रहता है ना उस पानी को बोलते हैं लेबिरिन। ठीक है, तो उसी लेबिरिन के साथ कैल्शियम का क्रिस्टल तैरना चालू होकर के कई सारे नर्व को
ऑब्स्ट्रक्शन के काम करते हैं, जिनके वजह से कान और ब्रेन के बीच के जो कनेक्शन होते हैं ना वो ठीक से नहीं हो पाते, जिनके वजह से इक्विलिब्रियम इनबैलेंस होते हैं, कान और ब्रेन के बीच संतुलन बैलेंस नहीं हो पाता, जो चक्कर आने का कारण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा जिन लोगों को एनीमिया है, खून की कमी है, ऐसे लोगों को चक्कर आने का कारण बनते हैं, वर्टिगो होने का कारण बनता है। साथ ही ब्रेन की कई बीमारियां जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर होना, ब्रेन में कैंसर होना, ब्रेन में मार लगना, ब्रेन में इन्फार्क्ट होना, ब्रेन में हीमाटोमा होना, ये सब चक्कर आने का कारण होता है, कोमा में जाने का कारण होता है, वर्टिगो होने का कारण होता है। इनके अलावा एन्यूरिज्म में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने वाले जो कैपिलरी होते हैं, आर्टरी होता है ना, वो कुछ जगह पर पतला हो जाते हैं। ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने से कई जगह का ब्लड वेसल पतला हो जाने के कारण जहां पर ब्लड का दबाव पड़ेगा वो जगह डायलेट हो जाते हैं, कुछ एक निश्चित पार्ट। ठीक है, तो जहां पर ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है उसी जगह को ही एन्यूरिज्म कहते हैं। और उस जगह पर ब्लड का दबाव ज्यादा बढ़ता है, अचानक ही ब्लड प्रेशर लो होता है तो अचानक ही बीपी फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से चक्कर आ जाते हैं, वर्टिगो होने का कारण बनते हैं। इनके अलावा कई व्यक्ति को ब्रेन में या कान में इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से, कानों में इन्फेक्शन की वजह से जो कान और ब्रेन के बीच में जो नर्व काम करते हैं, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व या एकॉस्टिक नर्व या ऑडिटरी नर्व, उनमें भी इन्फेक्शन आ जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से उस नर्व में इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। उसी इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, लेबिरिनथाइटिस के नाम से जानते हैं। लेबिरिंथ एक फ्लूइड होते हैं और जो फ्लूइड जिस ट्यूब में है उनको बोलते हैं, उनके सूजन को जो बोलते हैं लेबिरिनथाइटिस। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होने की वजह से होते हैं। इन्फार्क्ट या हीमाटोमा के कारण चक्कर आते हैं, वर्टिगो होते हैं। इनके अलावा बीपी हाई होने की वजह से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो हो सकते हैं। ब्रेन में दबाव होने की वजह से, शारीरिक कमजोरी या थकान की वजह से, जो बीपी लो होने की वजह से शारीरिक कमजोरी और जो थकान आते हैं उसके वजह से ब्रेन के टिश्यू को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो शारीरिक और मानसिक दोनों थकान होगा, जो चक्कर आने का कारण बनेगा। और ये सब कारण की वजह से ही व्यक्ति को वर्टिगो हो जाते हैं। इनके अलावा कान में सूजन होना और इन्फेक्शन होना भी वर्टिगो का कारण होता है। और कुछ लोगों में कान में अगर ज्यादा मात्रा में मैल जमा होता है और कान में ज्यादा मात्रा में मैल या वैक्स के जमा होने से ये हमारे कान के अंदर का जो नर्व होते हैं, वेस्टिब्यूलर नर्व जो होते हैं, उनमें रुकावट के काम करते हैं, उनके इंपल्स को ब्रेन में जाने से रोकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को चक्कर आते हैं, वर्टिगो होते हैं। और जो लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट रहते हैं, उस खाली पेट के दौरान शरीर को कार्य करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी डेवलप करने के लिए जो भी ग्लूकोज चाहिए, जो भी प्रोटीन फैट्स चाहिए एनर्जी निर्माण के लिए, वो नहीं मिलने से, चयापचय क्रिया कम होने की वजह से उस व्यक्ति में चक्कर आना स्वाभाविक है। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को हिस्टीरिया होता है, हिस्टीरिया ज्यादातर महिलाओं में होने वाले एक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें उस लेडीजों को जिनमें हिस्टीरिया का प्रॉब्लम, उनमें एक प्रकार से दौरा चलता है, चक्कर आता है और धड़ाम से गिर जाता है। और दोस्तों, ये जो होते हैं हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होने वाला एक प्रॉब्लम है जो लेडीजों में होते हैं। और जो लोग ज्यादातर धूप में काम करते हैं, ऐसे लोगों में लू लगने की वजह से वो व्यक्ति को वर्टिगो या चक्कर आ जाते हैं। नशीले पदार्थ लेने वाले व्यक्तियों में वर्टिगो आने का कॉमन एक कारण होता है। और जिनको ज्यादा मात्रा में अनाप शनाप खाए रहते हैं, अनाप शनाप खाए रहने की वजह से वो प्रोटीन ठीक से नहीं पचने से गैस ज्यादा बनता है पेट में, और उसी गैस की वजह से पूरे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, पूरे डायफ्राम, लंग्स के एरिया, पल्मोनरी एरिया है, कार्डियक एरिया है, गर्दन है, ब्रेन के एरिया है, पूरे फेशियल एरिया में एक रिफ्लेक्ट मारता है, जिसकी वजह से कई सारे नर्व में दबाव आने की वजह से उनको चक्कर आना चालू हो जाता है, वर्टिगो होना चालू हो जाते हैं। किसी भी रोगी को बहुत सालों से, कई वर्षों से अगर लंबी बीमारी है तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों को वर्टिगो होने का कारण बनता है। तो इस प्रकार का कई सारे कारण है वर्टिगो होने के। इनके अलावा भी कई अन्य बीमारियों के लक्षण के रूप में वर्टिगो होते ही रहते हैं। तो उन सब कारणों को ध्यान में रख करके आप लोगों को कारण को जानना है और उसका उचित निदान करने से, उचित इलाज करने से, उचित ट्रीटमेंट करने से वो प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये
वर्टिगो जो होता है ना, ये कोई बीमारी नहीं होता, जबकि कई बीमारियों या कई कारणों की वजह से होने वाले एक लक्षण होते हैं। और इनके होने के जो विशेष कारण होते हैं, जो बीमारी होते हैं, जो कारण होते हैं, जो मूल रूप से कारण होते हैं, वो आइए देखते हैं कि मूल रूप से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वर्टिगो के होते हैं। अभी तक जितने भी कारण देखे हैं वो तो सब चक्कर आने के कारण थे, मगर वर्टिगो होने के जो वास्तविक जो मूल कारण है वो देखेंगे, जिसमें पहला है मेनियर डिजीज। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मेनियर डिजीज होता है तो उनको वर्टिगो होने का चांसेस रहता है। बीपीपीवी, बीपीपीवी का मतलब होता है बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। ठीक है, तो ये बीपीपीवी जो होते हैं वो किसी व्यक्ति को खास मुंह में, खास एंगल में गर्दन को मूव करने में अचानक उनको चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को बीपीपीवी कहते हैं। और ये बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजीशन वर्टिगो जो होते हैं, बीपीपीवी जो होते हैं, वो मैक्सिमम कान के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा अगला जो कारण है वर्टिगो होने के वो है वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस, यानी कि कान के जो इंटरनल जो ईयर है ना, इंटरनल ईयर में जो ट्यूब होता है, सेमी सर्कुलर ट्यूब, जिसे हम लोग वेस्टिब्यूलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें वेस्टिब्यूल्स और कॉक्लिया दोनों आते हैं, तो उनको वहां की इंपल्स को ब्रेन में ले जाने वाले जो नर्व होते हैं ना, उस नर्व को बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो ये जो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं तो उसी को ही बोलते हैं वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस, जिसकी वजह से व्यक्ति को वर्टिगो या भ्रमी या चक्कर आते हैं। इनके अलावा लेबिरिंथाइटिस। ठीक है, तो लेबिरिंथाइटिस जो होते हैं, जो सेमी सर्कुलर ट्यूब और कॉक्लिया, जो कान के अंदर जो भाग होता है ना, इंटरनल ईयर होता है, उनमें दो प्रकार के ट्यूब होते हैं, एक सेमी सर्कुलर ट्यूब और दूसरा कॉक्लिया। तो इन दोनों में सूजन आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं लेबिरिंथाइटिस। ठीक है, तो इसके वजह से व्यक्ति में चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, क्योंकि जो इनके अंदर जो फ्लूइड होते हैं ना, पानी भरा रहता है लेबिरिंथ, तो इनके सर्कुलेशन में क्या होता है, एक प्रकार से दबाव उत्पन्न हो जाता है जो चक्कर आने का कारण बनते हैं। ऑटोलिक डिस्फंक्शन, ये इनके बारे में अभी देखेंगे। सब अभी जितना भी आपको कारण बता रहे इनके बारे में अभी देखेंगे डिटेल में। बस आपको समझना है कि ये जो बीमारियां हैं इन्हीं के वजह से ही सब वर्टिगो होने के कारण बनता है। वेस्टिब्यूलर माइग्रेन, यानी कि जिनको माइग्रेन होते हैं, जिनका संबंध हमारे कान के नर्व के साथ है, उस माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में वर्टिगो आता है। और एकॉस्टिक न्यूरोमा, एकॉस्टिक न्यूरोमा का मतलब होता है कि एक प्रकार से कैंसर होता है, कान के जो नर्व होते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, जिसे हम लोग एकॉस्टिक नर्व बोलते हैं, उनमें अगर कैंसर हो, अगर उनमें कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर को ही एकॉस्टिक न्यूरोमा के नाम से जानते हैं। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व में जो कैंसर होते हैं उसी को ही एकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। ठीक है, इनके अलावा सेंट्रल वेस्टिब्यूलोपैथी है और साथ में देखेंगे साइकोजेनिक डिसऑर्डर। ये मेन कारण जो होते हैं वर्टिगो होने के। तो आइए देखते हैं कि बारी बारी से ये सभी जो बीमारी है वो क्या होता है और इनके वजह से किस प्रकार के वर्टिगो आता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, अभी आपको बताया है कि जो वर्टिगो के जो महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें बीपीपीवी है, जिसे हम लोग बिनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्टिब्रो बेसिलर ट्रांजिशन इस्केमिक अटैक है, वेस्टिब्यूलर माइग्रेन है, मेनियर डिजीज है, वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस है और वेस्टिब्यूलर पैराक्सिसेमिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है मेन है वर्टिगो आने के कारण। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगर किसी को अगर इनके वजह से अगर वर्टिगो आता है तो वो जो बीमारी वो क्या है, इनके बारे में अभी समझते हैं। सबसे पहले है मेनियर डिजीज। आप लोगों ने नाम सुने होंगे। जब कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों में जाता है या हाइट वाली जगह में जाता है, तो हाइट वाली जगह में जाता है तो वो हाइट से जब नीचे देखते हैं और नीचे देखते समय उनको एक प्रकार से चक्कर आना चालू हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनियर डिजीज। ठीक है, उदाहरण के साथ बता दिया कि ज्यादातर हाइट वाली जगह से नीचे जब देखते हैं ना, तो वो जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उस प्रकार के जो चक्कर होते हैं वो मेनियर डिजीज कहलाते हैं। और ये जो डिजीज में कान में पानी की मात्रा भर जाता है, ज्यादा जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से कान के अंदर जो ट्यूब है उसमें पानी के इनबैलेंस हो जाने की वजह से उस व्यक्ति को उल्टियां भी चालू हो जाते हैं, नौसिया भी फीलिंग होते हैं। तो ये देखते हैं कि ये मेनियर डिजीज क्या होता है। दोस्तों, ये कान के भीतरी हिस्से यानी कि इंटरनल ईयर के रोग होते हैं, जिससे रोगी की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो मेनियर डिजीज क्या है, कान का प्रॉब्लम होता है, जो कान के अंदर जो भाग होते हैं जिसमें
वेस्टिब्यूलर सिस्टम और कॉक्लिया होते हैं, उनमें जो पानी भरा होता है ना वो इनबैलेंस होता है, उनमें पानी का दबाव बढ़ जाता है और पानी के दबाव बढ़ने की वजह से उनका प्रॉपर निकासी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उनके वजह से जो कान के अंदर ट्यूब में जो दबाव पड़ता है उन्हीं की वजह से जो चक्कर आते हैं उन्हीं को मेनिया डिजीज के नाम से जानते हैं। इनके वजह से कान में एक विशेष प्रकार की आवाजें आती है और ये चक्कर जो होते हैं कुछ घंटों तक रहते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं रहते, वो कई घंटे तक ही चलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ये भीतरी कान के तरल पदार्थ के बहते हुए दबाव के कारण आते हैं और इसका इलाज समय पर नहीं हुआ तो रोगी को सुनने में कमी आ जाती है, टोटल डिफनेस हो सकता है, टोटल बहरापन हो सकता है। आम तौर पर ये एक कान को प्रभावित करते हैं, कुछ रोगी के दोनों कान को प्रभावित करते हैं। तो ये किसी भी कान में हो सकते हैं या दोनों कान में हो सकते हैं जिनमें फ्लूइड इनबैलेंस हो जाते हैं और फ्लूइड के इनबैलेंस होने की वजह से ये मेनियल डिजीज होते हैं, जिनमें व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखने में चक्कर आने के साथ साथ उनको उल्टी फीलिंग होते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं। ठीक है, अगला जो कारण है वो है वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस। और वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस आपको बताया गया है, वेस्टिब्यूलर के मतलब होता है वेस्टिब्यूल सिस्टम और न्यूराइटिस का मतलब होता है जो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व है, एकॉस्टिक नर्व है, उनमें इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, यानी कि अंदर के कान में जो नर्व होते हैं ना उनमें सूजन आ जाते हैं, जिसे ही हम लोग वेस्टिब्यूलर न्यूराइटिस कहते हैं। दोस्तों ये वेस्टिब्यूलर नर्व में इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, रूबेला इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, मम्स की वजह से उस वेस्टिब्यूलर नर्व में इन्फेक्शन आ जाते हैं और यही इन्फेक्शन अगर ज्यादा दिनों तक रहता है तो वो इन्फेक्शन उस नर्व में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है और वही इन्फ्लेमेशन की वजह से व्यक्ति को वर्टिगो आता है, चक्कर आता है। ठीक है, तो इस समस्या में जो वर्टिगो जो आता है वो कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक रहते हैं। ठीक है, चक्कर कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक रहता है, कई लोगों को 1-2 घंटे रहने के बाद ठीक भी हो जाते हैं, कई लोगों को ये दौरा के समान डेली के डेली वो आते रहते हैं, ऐसा भी चलता रहता है। इनके बाद अगला जो प्रॉब्लम है, अगला जो कारण है वर्टिगो के वो है ओटोलिथ डिसफंक्शन। ओटोलिथ माने दोस्तों जो अंदर कान के जो इंटरनल जो पार्ट है ना जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर ट्यूब में जो कैल्शियम के क्रिस्टल जहां पर जमा रहते हैं ना उसी को ही हम लोग बोलते हैं ओटोलिथ। ठीक है, तो उसी को क्लीन करने के लिए एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो वो जो अंदर जो सेमी सर्कुलर ट्यूब के अंदर का जो फंक्शन होता है ना वो ठीक नहीं रहता। सेमी सर्कुलर ट्यूब का जो फंक्शन होता है ना जिसमें प्रॉपर फ्लूइड अपने सही डायरेक्शन में घूम रहा है, प्रॉपर क्रिस्टल उनके दीवारों में चिपका हुआ है, अगर वो दीवारों में चिपका हुआ अगर क्रिस्टल निकल करके फ्लूइड के साथ बहना हो जाता है जिसकी वजह से वो नर्व के ऊपर चिपकना चालू हो जाते हैं, जिनके वजह से डिस्फंक्शन आ जाते हैं सेमी सर्कुलर ट्यूब और नर्व में जो वर्टिगो होने का कारण होता है। तो दोस्तों इस रोग में रोगी को सीधे खड़े रहने पर असंतुलन का एहसास होना या महसूस होता है। ऑटोलिथिक रोग विकार को सब्जेक्टिव विजुअल वर्टिकल टेस्ट एवं VEMP परीक्षण करने पर पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोग ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होते ही रहते हैं जिनको सीधे खड़े रहने पर अचानक ही कुछ देर के लिए चक्कर आ जाते हैं, जिसमें आंखों का जो मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो आंखों का मूवमेंट होने से उनको चक्कर आ जाते हैं, इनका संबंध कानों से है। ठीक है, कान और आंख और कान के बीच के जो कनेक्शन होते हैं ना उनमें डिस्टरबेंस हो जाते हैं फ्लूइड के सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। इनके अलावा है वेस्टिब्यूलर माइग्रेन। वेस्टिब्यूलर माइग्रेन आपको बताया है कान के जो नर्व जब ब्रेन में जाता है इंपल्स लेकर के, तो उस नर्व में अगर ठीक मात्रा में अगर ऑक्सीजन ना मिले काम करने के लिए वो नर्व ड्राई होना चालू हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो नर्व कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो उस वजह से जो चक्कर आते हैं उसी को ही वेस्टिब्यूलर माइग्रेन के नाम से जानते हैं। माइग्रेन में कोई भी टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ब्रेन के टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सीवियर दर्द होता है सिर में, तो उसी प्रकार के कॉन्ट्रिक्शन कान के नर्व है उनमें भी होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कान का नर्व ब्रेन में जाता है इंपल्स को लेकर के ऑक्सीपिटल एरिया में, विजुअल एरिया में जाते हैं। अगर इस विजुअल एरिया से लेकर कान के मध्य में जो
नर्व अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसी नर्व में वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व भी इफेक्ट में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है, जो अचानक की कॉन्फ्लिक्ट होने से उस व्यक्ति में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग वेस्टिब्यूलर माइग्रेन के नाम से जानते हैं, जो वर्टिगो होने के कारण होते हैं। दोस्तों, ये एक सामान्य कारणों में से एक है जिसमें सिर दर्द और चक्कर आना बहुत ही आम बात है, जो सभी आयु वर्ग में एक समान होता है और ये माइग्रेन के कारण होते हैं। इन रोगियों को सुनने की तकलीफ नहीं होती और तेज आवाज और रोशनी को सहन नहीं कर पाती। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है। इनके बाद है दोस्तों लेबिरिंथाइटिस। लेबिरिंथाइटिस का मतलब होता है ये कान के इंटरनल भाग में या कान के अंदरी भाग में होने वाले सूजन होता है, जो किसी संक्रमण यानी इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी कि वेस्टिब्यूलर सिस्टम और कॉक्लिया में होने वाले जो सूजन होते हैं उसी को ही लेबिरिंथाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये इन्फेक्शन की वजह से ही इन्फ्लेमेशन आया हुआ होता है कान के भीतरी भाग में, कान के अंदरी भाग में। दोस्तों, इस इन्फेक्शन के फलस्वरूप वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व को नुकसान पहुंचता है, जिसके वजह से ही उस नर्व में नुकसान के कारण व्यक्ति को कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चक्कर आते रहते हैं। जो कान प्रभावित है उनमें सुनाई कम देता है, कान में एक विशेष प्रकार के आवाज गूंजता रहता है, इक्विलिब्रियम इनबैलेंस होता है, संतुलन हो जाता है, उस रोगी को उल्टियां होना चालू हो जाते हैं, मन में घबराहट जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, कान के अंदरी भाग में जो तरल पदार्थ जिससे हम लोग लिक्विड प्रोडक्ट कहते हैं ना, वो लिक्विड प्रोडक्ट को ही हम लोग लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं। और जिस ट्यूब में लेबिरिंथ होते हैं उसी ट्यूब में ही सूजन हो जाते हैं, जिसे ही लेबिरिंथाइटिस के नाम से जानते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये कान है, ये कान का सबसे बाहर का भाग है जिसे हम लोग पीना बोलते हैं, पीना या ऑरिकल बोलते हैं। ये डक्ट है, ऑडिटरी कैनल है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, ये कान का पर्दा है, ईयर ड्रम बोलते हैं। और ये 3 प्रकार के जो हड्डी है, मेलिया, सिंकस और स्टेपिज, ठीक है, ये 3 प्रकार के हड्डियां जो मिडिल ईयर के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अंदर में, कान के सबसे अंदर में ये जो पतले पतले 3 अलग अलग पतले पतले ट्यूब दिख रहे हैं वो सेमी सर्कुलर ट्यूब या सेमी सर्कुलर केनाल कहलाते हैं। और ये एक शंख के जैसा जो घुमावदार जो भाग दिख रहा है ना लाल कलर का, ये कॉक्लिया है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर डक्ट और ये कॉक्लिया, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर ट्यूब है ना, वो हमारे शरीर का बैलेंस बनाने के काम करते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, शरीर को पोस्चर को बनाए रखते हैं। और ये जो कॉक्लिया जो होते हैं ना, उनका संबंध सुनने से होता है। क्या? सुनने से। जो हम लोग ने सुना है वो सुना हुआ जो चीज है कॉक्लिया से होकर के कॉक्लियर नर्व के माध्यम से जाएगा, और जो बैलेंसिंग से संबंधित काम है वो सेमी सर्कुलर ट्यूब से वेस्टिब्यूलर नर्व के द्वारा जाता है। तो ये वेस्टिब्यूलर जो नर्व है ना, वेस्टिब्यूलर नर्व जो है वो सेमी सर्कुलर केनल के साथ जुड़ा रहते हैं और कॉक्लियर नर्व है कॉक्लिया के साथ, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूलर नर्व और ये कॉक्लियर नर्व दोनों आगे जाकर के आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं एक साथ। तो इन्हीं सेमी सर्कुलर ट्यूब और कॉक्लिया में जो सूजन हो जाते हैं इसी को ही हम लोग लेबिरिंथाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये ट्यूब है, ये सेमी सर्कुलर ट्यूब है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर सिस्टम। वेस्टिब्यूलर सिस्टम में 3 प्रकार के ट्यूब है और ये वेस्टिब्यूलर नर्व है, ये दोनों को मिलाकर के वेस्टिब्यूलर सिस्टम के नाम से बनते हैं। और ये शंख के आकार के जो पार्ट दिख रहे हैं जिसे हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं, कॉक्लिया के साथ अलग नर्व है जिसे कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। और ये सेमी सर्कुलर ट्यूब के साथ में जो नीला कलर के दिखा रहे हैं ना, वो सेमी सर्कुलर ट्यूब है जिसके साथ ये वेस्टिब्यूलर नर्व है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूलर नर्व और कॉक्लियर नर्व आपस में जुड़ जाते हैं आगे जाकर के, जो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहलाते हैं, जो कि सेमी सर्कुलर ट्यूब और कॉक्लिया की जो इम्पल्स है ना, उनको ब्रेन के अंदर पहुंचाने का काम लेके जाता है। कौन से एरिया में? ऑडिटरी एरिया में, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के जो एरिया है ना, उस एरिया में ऑडिटरी एरिया है। उस ऑडिटरी एरिया में कान से जाने वाले मैसेज को लेकर जाने वाले जो नर्व है वेस्टिब्यूलो नर्व, वो लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को पता चलता है कि उस व्यक्ति का बैलेंस कैसे है, उस व्यक्ति ने क्या सुना। ये दोनों काम ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम और कॉक्लिया के माध्यम से होता है। कान के अंदरी भाग में जो घेंगा के समान जो कॉक्लिया होते हैं ना, ये वाला पिंक कलर वाले, वह सुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
और कान के अंदर भाग में जो वेस्टिब्यूलर भाग होते हैं ना, वह संतुलन यानी इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वेस्टिब्यूलर सिस्टम में जो अट्रिकल तथा सेक्यूल होते हैं वो सिर के हिलने के बारे में जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो सेमी सर्कुलर ट्यूब है ना, इनके अंदर में हेड है, ये हेड जो फूला हुआ जो भाग है ना वो हेड है। इसी हेड को ही अट्रिकल के नाम से जानते हैं। और ये छोटे छोटे जब तीनों जो सेमी सर्कुलर ट्यूब आपस में जहाँ जुड़ते हैं ना, तो एक मोटा चौड़ा भाग बन जाता है। इनको हम लोग सेक्यूल के नाम से जानते हैं। तो इस सेक्यूल में भी कुछ प्रकार के सेल्स होते हैं जो उनमें हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अट्रिकल में और सेक्यूल में एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। वही जो दीवार में चिपका हुआ रहते हैं, वो दीवार में चिपका हुआ जो कैल्शियम कार्बोनेट वाइब्रेशन की वजह से, फ्लूइड के दबाव की वजह से टूट करके फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाते हैं, लेबिरिन के साथ मिक्स होकर के सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जिनके वजह से ये जो कैल्शियम के कार्बोनेट नर्व को नुकसान करता है, जो वर्टिगो होने का कारण बनता है। ठीक है, तो दोनों कानों में से कोई भी जो संकेत होते हैं ना, वो हमारे लेबिरिन से होकर ही क्रेनियल नर्व नंबर 8, जिसे वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व कहते हैं, के द्वारा ब्रेन यानी मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमने कान के द्वारा कौन से चीज सुने हैं। वो सुना हुआ चीज को वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व जो होता है ब्रेन में पहुंचाते हैं, और हमारे बॉडी से बैलेंस संबंधित जो फंक्शन है उनको भी वेस्टिब्यूलर नर्व के द्वारा ही ब्रेन में पहुंचाया जाता है, जो कान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो संतुलन बनाने के लिए वेस्टिब्यूल सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जैसे कि ये नीला कलर का जो भाग है ना, वो वेस्टिब्यूल सिस्टम है, जिसके साथ ये जो नर्व जुड़ा हुआ है उस नर्व को वेस्टिब्यूलर नर्व के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा भाग जो है वो बड़ा सा घेंघा के समान दिख रहे हैं, जिसे हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो नर्व है उसे कॉक्लियर नर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भागों के नर्व में जो भाग प्रभावित होते हैं उससे संबंधित समस्या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टिब्यूलो और ये कॉक्लियर, तो दोनों नर्व आपस में मिल करके वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहलाते हैं। और जिस नर्व में प्रॉब्लम रहते हैं उसी से रिलेटेड तकलीफ व्यक्ति को या रोगी को होते हैं। अर्थात चक्कर आना तथा शरीर का संतुलन के लिए वेस्टिब्यूलर पार्ट जिम्मेदार होता है, जो इन्फेक्शन के कारण इक्विलिब्रियम यानी संतुलन नहीं बन पाते, जो चक्कर आने के कारण होते हैं। ठीक है, इनके बाद है दोस्तों एकॉस्टिक न्यूरोमा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये जितने भी नीला कलर का जो पाइप दिख रहा है, डक्ट दिख रहा है, ट्यूब दिख रहा है, वो सेमी सर्कुलर ट्यूब है। और सेमी सर्कुलर ट्यूब से जुड़ा हुआ जो नर्व है ये पीला कलर का, ये वेस्टिब्यूलर नर्व है। अगर इसमें इंफ्लेमेशन आ जाते हैं या सूजन आ जाते हैं या कैंसर हो जाते हैं, तो इसी वेस्टिब्यूलर नर्व में जो कैंसर होते हैं ना, उसी को ही एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। क्या? एकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, चाहे ये कॉक्लियर नर्व में अगर कैंसर हो तो भी एकॉस्टिक न्यूरोमा कहलाते हैं। वेस्टिब्यूलर नर्व और ये कॉक्लियर नर्व, दोनों में से किसी नर्व में अगर कैंसर होता है तो उसी प्रॉब्लम को एकॉस्टिक न्यूरोमा कहते हैं। और ये कैंसर क्यों हुआ है? विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के आने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये कान के अंदरी भाग में स्थित वेस्टिब्यूलर सिस्टम तथा कॉक्लिया से इंपल्स यानी मैसेज को ब्रेन में ले जाने वाले नर्व को वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व या एकॉस्टिक नर्व कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो नर्व दिख रहे हैं पीला कलर का, ये वेस्टिब्यूलर नर्व है जिनका संबंध वेस्टिब्यूल से है, और दूसरा है ये कॉक्लिया से जुड़ा हुआ नर्व कॉक्लियर नर्व है। ये दोनों नर्व आपस में जुड़ जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व कहते हैं, जो कान से संबंधित मैसेज को ब्रेन में ले जाने का काम करते हैं। अगर इसी नर्व में कैंसर होता है तो उसी को ही एकॉस्टिक न्यूरोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी नर्व में कैंसर हो जाने की स्थिति को एकॉस्टिक न्यूरोमा कहा जाता है। यह बिनाइन होता है। बिनाइन का मतलब एक जगह फिक्स रहता है, वो बढ़ता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, यानी कि ये स्थानीय होता है, एक लोकल होता है, वो फैलने वाला नहीं होता। जिस अंग में है बस उसी अंग में ही वो ग्रोथ करेगा, मगर एक जगह से टूटकर दूसरे जगह में जाने वाले ये नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के कैंसर जो होते हैं
तो इस कैंसर की वजह से संतुलन तथा सुनने से संबंधित इम्पल्स ब्रेन में नहीं जा पाता, मस्तिष्क में नहीं जा पाता, या मस्तिष्क में ठीक से नहीं पहुंचने से संतुलन बिगड़ने लगते हैं, जिससे चक्कर आता है और सुनाई कम देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कान के अंदरी भाग में ये वेस्टिब्युलर सिस्टम है, जिनसे संबंधित जो नर्व है उसमें कैंसर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेन से संबंधित जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाले जो इंपल्स ब्रेन में जाना चाहिए ना, वो नहीं जा पाता कैंसर की वजह से। इनके वजह से व्यक्ति को बार बार वर्टिगो या चक्कर आना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, इनके बाद देखेंगे अगला जो कारण है वर्टिगो होने के, वो है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, जिसे हम लोग बीपीपीवी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जितना भी वर्टिगो है, इन वर्टिगो में सबसे प्रमुख जो कारण है वो है बीपीपीवी। 90% कारण में बीपीपीवी होते हैं। अगर रियल में अगर किसी को वर्टिगो होता है तो उन वर्टिगो में सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बीपीपीवी का ही होता है, जिनका संबंध कान से होता है। दोस्तों, बीपी जो बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, ये नाम से ही स्पष्ट है। तो बिनाइन का मतलब एक लोकल एरिया, स्थानीय, ठीक है, एक निश्चित पार्ट, ठीक है। पैरोक्सिस्मल पोजिशनल, ठीक है, वर्टिगो। पोजिशनल का मतलब एक निश्चित पोजीशन में, स्थिति में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनका पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, बीपीपीवी का वास्तविक मतलब होता है कि बिनाइन का मतलब गंभीर या जानलेवा नहीं होना, ठीक है, जो खतरनाक नहीं है, जो गंभीर नहीं है, जो जानलेवा नहीं है, और जिनका एक निश्चित पार्ट होता है, वो उस पार्ट से आगे कहीं नहीं बढ़ता, जिसे ही बिनाइन का मतलब जानते हैं। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है अचानक आने वाले अटैक होता है, और इसका जो असर थोड़े समय के लिए रहते हैं, एक दौरा, ठीक है ना, बार बार दौरा पड़ता है, थोड़े समय के लिए जो अटैक आता है उसी को ही पैरोक्सिस्मल के नाम से जानते हैं। थोड़े देर के लिए आने वाले अचानक जो दौरा होता है, अटैक होता है, उसी को ही पैरोक्सिस्मल के नाम से जानते हैं। पोजिशनल का मतलब होता है सिर को किसी खास स्थिति या पोजीशन या पोस्चर में रखने या हिलाने पर चक्कर आना। और पोजिशनल का मतलब कोई भी स्थिति, गर्दन के हिलाने पर या सिर को हिलाने से या कान का थोड़ा मूवमेंट चेंज होने से, अंदर का जो फ्लूइड है इनमें मूवमेंट चेंज होने की वजह से जो चक्कर आते हैं उसी को पोजिशनल वर्टिगो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये चक्कर आने के आम कारणों में से एक है। इसमें अचानक ही सिर घूमने या चकराने का एहसास होता है। यह चक्कर तेज या हल्के कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, जो थोड़ी देर के लिए होते हैं। ऐसे चक्कर आमतौर पर सिर को ऊपर या नीचे की तरफ करने से या हिलाने से तथा सोने या करवट बदलने पर आते हैं, जो कान की भीतरी ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट का मलबा जमने के कारण होते हैं। हाँ दोस्तों, ये आपको बताया था, कान के इंटरनल पार्ट में ये सेमी सर्कुलर ट्यूब और कॉक्लिया होते हैं। सेमी सर्कुलर ट्यूब के जो सेक्यूल होते हैं ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जमा रहते हैं उनके इंटरनल दीवार पे। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट इंटरनल दीवार से अगर टूट करके अगर लेबिरिन के साथ मिक्स होकर के घूमना चालू कर देते हैं, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ना, जो कान के अंदर के जो फ्लूइड जो बहते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में बहते हैं ना, प्रॉपर वे पे बहते हैं, उनमें रुकावट पैदा करते हैं, और वही फ्लूइड में रुकावट होने के कारण व्यक्ति को चक्कर आना चालू हो जाता है, जो बीपीपीवी होने का कारण होते हैं। दोस्तों, ज्यादातर बुजुर्गों में ये होता है, जो सिर पर चोट लगने की वजह से या मार लगने की वजह से, या जो लोग लंबे समय से बिस्तर में आराम करने के बाद और भीतरी कानों इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जो बीपीपीवी होते हैं उनका मेन कारण सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से फ्लूइड के सर्कुलेशन में डिस्टर्ब होना, बुजुर्ग रोगियों में सिर के चोट की वजह से, या जो भी व्यक्ति ज्यादा लंबे समय से बेड में सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, या जिन लोगों को कान के अंदरी भाग में इन्फेक्शन हो तो उनके वजह से बीपीपीवी होते हैं। सिर का चक्कर आमतौर पर वीडियो निस्टेग्मो टेस्ट के माध्यम से पता चलता है, और कान के भीतरी भागों में फंसे हुए कणों को देखकर ही इसका इलाज या उपचार किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी को बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो या बीपीपीवी के
कोई प्रॉब्लम है तो वो होने के क्या क्या कारण है, बीपीपीवी होने के क्या क्या कारण है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी को बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो जिसे बीपीपीवी के नाम से जानते हैं, उनके होने के बहुत सारे कारण हैं, फिर भी मेन कारण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जो होते हैं कान के इंटरनल जो लिबिरिन का जो सर्कुलेशन है उनमें रुकावट पैदा करते हैं, जिनकी वजह से बीपीपीवी होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है। तो इस समस्या के बारे में अभी तक कोई विशेष कारण पता नहीं चला है, फिर भी इसे लेकर के कई सारे शोध हो चुका है और अभी भी चल रहा है। रिसर्च अभी भी जारी है वास्तविक कारणों को पता लगाने के लिए। कई चिकित्सकों के अनुसार बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो यानी बीपीपीवी के होने के कुछ कारण सुझाए गए हैं, जैसे कि सिर में तेज या हल्का झटका लगने से बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो का संबंध हो सकता है शायद, ठीक है। और इसके अलावा कान के अंदरूनी हिस्से के क्षतिग्रस्त या नुकसान होने से या डिजनरेशन होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होते हैं। अगर दुर्लभ मामलों की बात करें तो कान की सर्जरी के दौरान किसी नुकसान या लंबे समय तक पीठ के बल किसी एक ही पोजीशन में बैठे रहने से भी ये हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर दांतों के इलाज करने के लिए दांत के डॉक्टर के पास गए तो काफी देर तक उनको चेयर पर बैठा देते हैं और एक ही पोजीशन में काफी समय तक गर्दन को अटका के रखा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो अगर है तो इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो के जो लक्षण होते हैं, या दोस्तों किसी भी व्यक्ति में ऐसे तो बार बार होने वाले एक प्रकार के दौरा होते हैं, जो बार बार दौरा के समान होने वाले लक्षण होते हैं, जो 1 मिनट से कम समय के लिए होते हैं और बाद में दिन में कई बार रिपीट होते रहते हैं। एक दिन में कितने बार भी हो सकते हैं, मगर वो 1 मिनट से भी कम समय के लिए, किसी को 5-10 सेकंड के लिए आएगा, किसी को 15 सेकंड के लिए आएगा, किसी को आधा मिनट के लिए भी हो सकते हैं। तो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम पीरियड के लिए जिन लोगों को चक्कर आता है और ज्यादातर गर्दन का या सिर का थोड़ा सा मूवमेंट चेंज होने की वजह से जो चक्कर आता है, उस चक्कर को ही बीपीपीवी के नाम से जानते हैं, जो दिन में कई बार रिपीट हो सकते हैं, जो कई दिनों तक चलते हैं और लंबे समय तक भी चलते हैं। इनका इलाज अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है। हमने कई सारे पेशेंट को ठीक किए हैं हमारे क्लिनिक में जो आए हैं, ठीक है। ये लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं, जो बीमारी के गंभीरता पर निर्भर करते हैं। कुछ लोगों को इस बीमारी का अटैक खड़े होने पर या चलने पर हो सकता है। सामान्यतः इस बीमारी के लक्षणों के साथ आंखों का घूमना, जिसे निस्टिग्मस कहते हैं, हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, कई लोगों को जब चक्कर आता है तो ये जो प्रॉब्लम कान से संबंधित है, मगर कई लोगों को कान के संबंधित वजह की वजह से जो चक्कर आता है, तो उस चक्कर के साथ साथ आंखों का जो पुतले है वो भी मूवमेंट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को सामने की कोई भी चीज दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन को निस्टिग्मस के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा इस समस्या में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति को चक्कर आना, सिर घूमना, ऐसा महसूस होना कि आसपास की चीजें घूम रहे हो, संतुलन या स्थिति की कमी, जी मितलाना, उल्टी होना, ऐसे कई सारे लक्षण बीपीपीवी के मरीजों को होता है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को बीपीपीवी है, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो है, तो उनका परीक्षण या निदान कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो के निदान या परीक्षण के लिए कई सारे माध्यम हैं। फिर ये देखते हैं जो माध्यम है उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो या बीपीपीवी के अटैक आते हो तो ये किसी अन्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का संकेत हो सकते हैं। जो वर्टिगो हो रहे हैं वो कई अन्य बीमारी की वजह से हो सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में रोगी का परीक्षण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। न्यूरोथेरेपी के अनुसार रोग से संबंधित शारीरिक परीक्षण, जैसे कान में सूजन, सर्वाइकल एरिया में सूजन, शरीर के अन्य भागों में जो सूजन है वो चेक करना, पल्स चेक करना, बीपी चेक करना, ठीक है, ऑक्सीजन है वो सब चेक करना, उंगलियों के पोर है वो चेक करना, जीभ आदि चेक करना, नाखून है वो सब चेक करना। तो ये जितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन है वो सब करना है। और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो वास्तविक जो आपको समझ में आया है, जो प्रॉब्लम आपको दिखा है, उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट देंगे, तो वैसे ही पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो दूर होता जाएगा। फिर भी ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद पल्स बीपी
साथ ही ऑक्सीजन है, जितना भी सूजन है, कान का सूजन है, ये सब चेक करना, आंख देखना, जीभ देखना, नाखून देखना, ये सब देखने के बाद आपको न्यूरोथेरेपी सिद्धांत को फॉलो करना है। और न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत के अनुसार पे सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के पहले डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना मरीजों का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट देने के पहले पूरे जितने भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो चेक करना, और ध्यान देना जो डायग्नोस्टिक पॉइंट में ज्यादा दर्द है तो उनको प्राथमिकता देते हुए आपको ट्रीटमेंट सेट करना, और ट्रीटमेंट सेट करके उस पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देंगे तो वो जल्दी ठीक होंगे, ठीक है। तो पूरे डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, जिनके अंतर्गत पेन है, गाल है, तो उनके कारण के आधार पर अलग अलग एरिया में प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गैस है, एसिडिटी है, अपचन है, डाइजेशन अपसेट है या कब्जी है, तो ऐसे कंडीशन को पेन है, गैस ओनली गैस सही है, गाल, लिवर आदि में दर्द हो सकते हैं अपचन से रिलेटेड प्रॉब्लम में। अगर रोगी को अगर एसिडोसिस है तो एसिडोसिस की कंडीशन में म्यूकस जीरो का दर्द होगा, तो ये चेक करना जरूरी है। जो म्यूकस जीरो में दर्द होता है उनको ज्यादातर चक्कर आता है। जेनेटिक प्रॉब्लम अगर है तो WD है, राइट पार्कू लेफ्ट पार्कू में दर्द होगा। अगर हार्मोनल संबंधित प्रॉब्लम है तो राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में दर्द होगा। तो ये सब चेक करना है। शारीरिक संबंधित कारणों का वास्तविक कारण पता करने में ये आसानी होगा, पूरे डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, और ये जो पॉइंट में जो एरिया में दर्द है उससे रिलेटेड ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और उस ऑर्गन को जब ठीक करते जाओगे ट्रीटमेंट के द्वारा तो वो प्रॉब्लम वर्टिगो का वो ठीक होता जाएगा। इनके अलावा केमिकल तथा मेडिकल से संबंधित कई अन्य परीक्षण की जरूरत होती है जो सिर, कान तथा शारीरिक असामान्यताओं या एबनॉर्मलिटी के लिए जरूरी होते हैं। चक्कर आने के कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सक द्वारा कई टेस्ट कराने की अनुशंसा करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निस्टिग्मोग्राफी जिसे हम लोग ENG के नाम से जानते हैं, या वीडियो निस्टिग्मोग्राफी जिसे हम लोग VNG के नाम से जानते हैं, ENG या VNG, ठीक है दोस्तों। तो इस टेस्ट के द्वारा आंखों की मूवमेंट में आए एबनॉर्मलिटी या असामान्यता या बदलाव को पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि ये बीमारी कान के अंदर किसी समस्या की वजह से है तो ऐसे कंडीशन में ENG जिसमें इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, या VNG में छोटे कैमरे का उपयोग किया जाता है, जिसके वजह से कान के अंदर प्रॉब्लम को देखा जाता है, और इसे देख करके कान के इंटरनल प्रॉब्लम में जो समस्या समझ में आ जाता है, फिर उनको ठीक करने के लिए अपना अपना थेरेपी यूज करते हैं। नेक्स्ट है MRI के द्वारा मस्तिष्क के अंदर की तस्वीरें ली जाती है, जिससे चिकित्सकों को बीमारी की निदान या डायग्नोस करने में मदद मिलती है। MRI द्वारा मस्तिष्क से संबंधित कई अन्य समस्याओं का भी पता लगाया जाता है जो कान से संबंधित होता है। दोस्तों, अगर किसी को वर्टिगो हुआ है, भ्रमी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उनसे बचने के क्या क्या उपाय है। दोस्तों, समस्या वाले जो कर्ण के पास सोने से बचे, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को समस्या है, किसी भी रोगी को अगर समस्या है, तो उन रोगियों को किसी भी जगह में जहाँ पर कण है, रेतीले है, मिट्टी है, ऐसे खुले जगह में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में सोने से क्या होता है, कान में जो ऑलरेडी क्रिस्टल फंसा हुआ है, जिनके प्रॉब्लम की वजह से तकलीफ आ रहा है, अगर ये धूल कण अगर कान के अंदर जाएगा तो कान के इंटरनल पार्ट को डैमेज करेगा, नुकसान करेगा, उनके सर्कुलेशन में बाधा करेगा, कान के इंटरनल फ्लूइड में बाधा उत्पन्न करेगा, जो प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, ठीक है। इनके अलावा सोते समय अपने सिर को तकिए से ऊपर न उठाए, जितना तकिया की ऊंचाई उतना ही सिर को रखे। अगर आप तकिया को ऊपर नीचे करेंगे तो हो सकता है कि तकिया के इनबैलेंस की वजह से, मोटाई के इनबैलेंस की वजह से ही चक्कर आ सकता है। समय पर सोने की कोशिश करें, ज्यादा देर रात तक न सोए। इनके अलावा जो व्यक्ति है, जो रोगी है, जिनको चक्कर आते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादातर खान पान में ध्यान रखना है। नमक ज्यादा न ले, कैफीन की मात्रा कम करे, या न ही ले तो ज्यादा बेटर है। कोई भी ऐसा चीज न खाए जो प्रिजर्वेटिव हो, जिसे काफी दिनों से संभाल करके रखा हुआ है बोतल में, तो ऐसी चीजों को न खाए। जिसमें कोई केमिकल मिला करके सहेज कर रखे हो, ऐसी चीजें ना खाए। घर का कोई भी बना हुआ चीजें खाइए, मगर वो प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। नशीले पदार्थ खाने पीने से बचें, उपवास न करें, भोजन पर्याप्त मात्रा में करते रहे, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि का उपयोग नहीं के बराबर करें, और ज्यादा समय तक गर्दन झुका करके काम न करें।
ठीक है। तो ये सब नियम पालन करोगे तो आने वाले समय में प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकते हो और हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो जाए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो हुआ है तो इनके लिए क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है? दोस्तों, बीपीपीवी के लिए ऐसे कई अलग अलग प्रकार के थेरेपियां हैं, कई अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट पद्धतियां हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट इसमें मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के इलाज के लिए ऐसे तो कई सारे थेरेपियां हैं, कई सारे उपचार है। फिर भी इस समस्या को ठीक करने के लिए कई महीने से कई हफ्तों तक समय लग सकता है ठीक होने में। लेकिन इस स्थिति को जल्दी ठीक करने के लिए चिकित्सक जो होते हैं वो कान से संबंधित विभिन्न प्रकार के थेरेपी के लिए रिफरेंस देते हैं कि आप वहां पर जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम को आप उस डॉक्टर के पास जाकर के दिखाइए जो आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो डॉक्टर रिफरेंस देते हैं। और ये कौन से डॉक्टर है जिनके पास ज्यादातर बीपीपीवी के मरीज जाते हैं? वो होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो ऑडियोलॉजिस्ट में कान के संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा क्या होता है, कान के सेमी सर्कुलर ट्यूब में फंसे हुए क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए कैनालिट रिपोजिशन प्रोसीजर तकनीक उपयोग किया जाता है, जिसमें कान के अंदर जो ट्यूब में जो फंसा हुआ जो क्रिस्टल है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उनको निकाला जाता है, जिससे कान के अंदर जो फ्लूइड का सर्कुलेशन है वो सामान्य हो जाए और उनमें रुकावट की वजह से जो चक्कर आता था ना वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को, कचरे को निकालने के लिए, क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए जो टेक्निक उपयोग किया जाता है उस टेक्निक को कैनालिट रिपोजिशन प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनके अलावा जो गर्दन है, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा गर्दन को कुछ बाएं दाएं ऊपर नीचे कुछ मूवमेंट किया जाता है ताकि सेमी सर्कुलर ट्यूब में जो फंसा हुआ जो क्रिस्टल है वो अपने वास्तविक जगह में आकर के सेट हो जाए और जो कान के अंदर का जो फ्लूइड है वो अपने प्रॉपर सर्कुलेशन में आ जाए, जिसकी वजह से चक्कर आ रहा था वो ठीक हो जाए। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वर्टिगो है तो वो अगर आपके पास आते हैं तो आप डायग्नोसिस करते समय आप उनसे क्या क्या सवाल करोगे? तो वर्टिगो से संबंधित रोगियों से पूछे जाने वाले सवाल क्या क्या है, या डायग्नोसिस के समय या केस हिस्ट्री लेते समय या हिस्ट्री टेकिंग लेते समय आप बीमारी से संबंधित क्या क्या सवाल करोगे? तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सवाल है। तो आप सभी को मालूम है, जो भी चिकित्सक लोग किसी भी मरीज से जब सवाल करते हैं या तो वो सवाल उस बीमारी से संबंधित लक्षण से रिलेटेड होते हैं या उस बीमारी के कारण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वो कारण और लक्षण आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और कारण लक्षण के साथ साथ वो जो प्रश्न का सीक्वेंस है तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल है जो वर्टिगो के मरीजों से पूछना है। दोस्तों, रोगी से संबंधित पूछे जाने वाले जो सवाल है तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो वर्टिगो है ये एक आम समस्या होते हैं जो कई कारणों से हो सकते हैं, इनके कई लक्षण भी हो सकते हैं। इन्हीं कारण और लक्षणों को ध्यान में रखकर मरीजों से रोग से संबंधित सवाल जवाब करना बेहतर होता है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वह है बीमारी से संबंधित। जब रोगी आपके सामने बैठे, आप उनको डायग्नोस कर रहे हो तो आप पूछोगे पेशेंट से आपको क्या समस्या या आपको क्या परेशानी है। तो वो पेशेंट आपको बताएंगे, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आता है और ये चक्कर थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक करके आते हैं और ये कई दिनों से, कई सालों से चल रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन खाया, एक भी % ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? किसी ने आपके बारे में बताया, मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज मेरे को ठीक कर दीजिए। आप समय की चिंता मत करो, मैं आपको जो भी समय बोलोगे मैं आ जाऊंगा, 1 महीना 2 महीने बोलोगे आ जाऊंगा, ये मुझे प्रॉब्लम काफी दिनों से है। पेशेंट आपको इतना सारा जवाब एक ही बार में दे देंगे, मगर आपने सवाल तो एक ही किए हो, आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है। पेशेंट आपको इतना लंबा चौड़ा उत्तर दे दिए, कई सारे प्रश्न आपका पूछने से बच गए। ठीक है, फिर भी आप प्रश्न पूछ लो, आपका अभ्यास रहेगा। अगला सवाल है, ये समस्या आपको कब से है, कैसे पता चला? पेशेंट बताएंगे, डॉक्टर साहब ये मुझे प्रॉब्लम 2 साल से है, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से है। कैसे पता चला? डॉक्टर साहब मैं काम कर रहा था, बीच बीच में चक्कर आता था, 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, बार बार हफ्ता 10 दिन तक हुआ तो मुझे थोड़ा शंका आया। मैंने अपने कुछ लोगों को घर परिवार में बताया तो उन्होंने बोला डॉक्टर को दिखा लो, कुछ उपाय करेंगे। मैं डॉक्टर के पास चला गया, ये आपको बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल, डॉक्टर को दिखाए थे क्या, डॉक्टर ने क्या कहा?
वो पेशेंट पहले ही बता दिया है कि मैं डॉक्टर के पास गया था, फिर भी आपने ये सवाल कर लिए। तो ये सवाल इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपको ये सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। पेशेंट, कई सारे पेशेंट बता देते हैं, कई सारे पेशेंट आप जितना पूछेंगे उतना ही बताएंगे। बड़ा सिद्धांतवादी होते हैं पेशेंट भी, उनको खुरच करके निकालना पड़ता है जवाब को, इसलिए आपको प्रश्न तैयार रखना है। ठीक है, तो ये जो सवाल है, डॉक्टर को दिखाए थे क्या, डॉक्टर ने क्या कहा, तो पेशेंट बताएंगे हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर को तो मैंने कितने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, पूरे शहर भर के डॉक्टर को दिखा दिया हूँ, कान के संबंधित, सिर से संबंधित डॉक्टर को दिखा दिया हूँ, सब ने अपने अपने तरीके से सब दवाई दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने कहा है फिजियोथेरेपी कराओ, फिजियोथेरेपी भी करा दिया डॉक्टर साहब, ठीक नहीं हुआ। अब अगला सवाल, डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दिए है क्या, दवाई खा रहे हो क्या, पेशेंट तो पहले बता दिया है दवाई खा रहे हो कह के, तो फिर भी आप सवाल को रखना। पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब कई सालों से दवाई खाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी देर के लिए आराम आता था, फिर वैसे कि वैसा हो जाता था, और दवाइयाँ खा खा करके मेरा शरीर के ये हालत हो गया, पूरे खुजली होते हैं, त्वचा में झुर्रियाँ आ जाते, त्वचा में लाल लाल दाने पड़ जाते, कई बार तो उल्टियाँ होना चालू हो जाते, सिर दर्द होता है दवाइयाँ खाने के बाद, पेट कब्जी हो गया, इतना दवाइयाँ खा लिया। अगला सवाल, आपको दवाइयाँ का साइड इफेक्ट हुआ था क्या जिसके बाद चक्कर आना शुरू हुआ हो, तो पेशेंट बोले हाँ डॉक्टर साहब दवाइयाँ खाता था, बहुत साल तक दवाइयाँ खाया हूँ, प्रॉब्लम तो ठीक हुआ ही नहीं है, चक्कर और बढ़ गया। ये उनको उत्तर रहेगा। फिर अगला सवाल, कभी सिर पर कोई चोट या मार लगा था क्या, तो पेशेंट बताएंगे नहीं डॉक्टर साहब मार तो नहीं लगा था। अगर पेशेंट बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब मुझे मार लगा था आज से 5 साल पहले, उसके बाद ही प्रॉब्लम आया है, तो जो पेशेंट बोलते जाते हैं उनको वैसे के वैसे पेशेंट के जो कार्ड बनाए हो ना, पेशेंट कार्ड बनाए हो, आप उसमें नोट डाउन कर लेना, और जो आंसर, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो उससे रिलेटेड आंसर को आप उस पेशेंट कार्ड में लिखते जाना केस हिस्ट्री लेते समय। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग लेते समय, तो अगर मार लगा था तो लिख देना यस इंजर्ड एगो फायर, ठीक है ऐसे लिख देना, या 5 साल पहले उनको सिर पे मार लगा था, ये लिख देना। इनके बाद अगला प्रश्न है, आपका ये परेशानी कितने सेकंड या मिनट के लिए रहता है, तो पेशेंट बताएंगे डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम तो कभी 10 सेकंड, कभी 20 सेकंड, कभी 1 मिनट तक भी जाता है, मगर ज्यादा देर तक नहीं रहता, मगर हाँ दिन में कम से कम 8-10 बार तो हो ही जाता है, और ये प्रॉब्लम मुझे 5 साल से है, ये भी बोलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि 1 मिनट से कम समय के लिए है, दिन में कई बार रिपीट हो रहे हैं, ये शायद बीपी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, आपका ये प्रॉब्लम दिन में कितने बार होते हैं, क्या ये दिन भर रहते हैं जो कई दिनों तक है, तो पेशेंट बताएंगे हाँ डॉक्टर साहब ये दिन में मुझे 8-10 बार होते हैं, और ये थोड़े देर के लिए होते हैं, और ये मुझे कई साल से है, कई दिनों से है, ये आपको बताएंगे, नोट डाउन कर लेना। शंका सही जा रहा है, ये बीपीपी है। अगला जो प्रश्न है, सिर और सब चीजें घूमती हुई दिखाई देती है क्या, आपका सिर घूमता हुआ, पूरे एरिया का जो भी चीज है वो सब घूमता हुआ दिखाई देता है क्या जब आपको दौरा आता है, तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है, आंखों के सामने भी एकदम कुछ घूमता हुआ दिखाई देते हैं, तो लिख देना ऐसा ऐसा जो पूछ रहे हैं, जो जवाब मिल रहा है वो लिख देना। अगला प्रश्न, क्या आपका जी मिचलाता है या उल्टी होने जैसा कुछ स्थिति बनता है, और जब कोई सहारा नहीं मिलता है आप नीचे बैठ जाते हैं या गिर जाते हो क्या, तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब कभी कभी मेरा एकदम जी घबराता है, कभी उल्टियाँ भी हो जाते हैं, और अगर जमीन में बैठा हूँ तो चेयर में बैठा हूँ तो ठीक है, और खड़े भी रहूंगा ना तो एकदम सर पकड़ लूंगा और एकदम गिर जाता हूँ, ऐसा वो बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाना चलते समय या बैठते समय शायद उनका गर्दन है कुछ उस एंगल में मुंह हुआ होगा जहाँ पर कान के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है सर्कुलेशन को रोक दिया होगा, जिसकी वजह से वर्टिगो आया। ठीक है, तो उनके गर्दन को थोड़ा इधर उधर मुंह करने से जो कैल्शियम कार्बोनेट जो सर्कुलेशन में है वो थोड़ा अपने साइड में हो जाएगा। इनके बाद अगला जो सवाल है, चक्कर आते समय आप एकदम से एक तरफ झुक जाते हो क्या और बॉडी बैलेंस नहीं बनता है, ऐसा कुछ है क्या, तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब जब चक्कर आता है सिर पकड़ लेता हूँ और एक से एकदम झुक जाता हूँ और ऐसे की वैसे ही रहता हूँ, तो बॉडी बैलेंस बनता नहीं है और एकदम नर्वस हो जाता हूँ, कुछ होश ही नहीं रहता। सिर में दर्द भी होता है क्या, तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब सिर में भी दर्द होता है। आपको पसीना भी आता है क्या, हाँ डॉक्टर साहब पसीना भी आता है। इनके बाद पूछेंगे क्या चक्कर के समय पसीना आता है, तो पेशेंट तो बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब चक्कर जब आता है तो थोड़ी देर बाद पसीना भी आता है।
आपके आंखें डोलता रहता है क्या, जिससे शरीर असंतुलित रहता हो? तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब, जब चक्कर आता है तो आंखों भी एकदम डोलता रहता है। आपको चक्कर गर्दन को कोई निश्चित डायरेक्शन में रखने से आता है या कभी कभी कोई डायरेक्शन या एंगल में रखने से आता है? तो पेशेंट बोलेंगे तो हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी गर्दन थोड़ा मूवमेंट होता है ना तो चक्कर आना चालू हो जाते हैं। तो ये सब आप लिख लेना। अगला प्रश्न, क्या आपको चक्कर आने के बाद कान में सुसु की आवाज आती है क्या, या सुनने में कोई कमी होती है क्या? तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आती रहती है, एकदम कुछ ना कुछ गूंजते रहते हैं कानों में, कभी कभी तो एकदम कम सुनाई देता है। अगला जो प्रश्न है, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है क्या, आपके हाथों में झुनझुनी या सुन्नापन होता है क्या? तो पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब हाथों में और उंगलियों में तो सुन्नापन नहीं आता, और सर्वाइकल प्रॉब्लम है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये इनका जो रिपोर्ट है आप देख लीजिए, लिखा है तो ठीक है, ऐसे मैं तो ज्यादा समझता नहीं हूँ रिपोर्ट, ठीक है, तो आप देख करके पता कर लीजिए। तो रिपोर्ट देखेंगे, एमआरआई कराया होगा तो एमआरआई में लिखा रहेगा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, तो आप नोट डाउन कर लेना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि स्पॉन्डिलोसिस है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, आपने अपने समस्या के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट निकलवाया हो क्या, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, एमआरआई है या सीटी स्कैन वगैरह कराए हो क्या? तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब, सीटी स्कैन करवाया था, रिपोर्ट आपके पास लाया, वो देख लीजिए। अगर सीटी स्कैन नहीं बोलेंगे तो एमआरआई बोलेंगे। ब्लड टेस्ट भी लाया है जो अलग अलग मिनरल्स का है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। इनके बाद तो ये जो इनके निष्कर्ष निकलते हैं, अगर पेशेंट बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब मैं मेडिकल रिपोर्ट चेक किया था, तो उसमें आप लोग क्या करना, मेडिकल रिपोर्ट पूरा आप लोग चेक करना पेशेंट का, और पूरा मेडिकल रिपोर्ट चेक करने के बाद फिर आप लोग जो अपने जो न्यूरोथेरेपी का जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है पेशेंट के ऊपर आप चेक करना, और जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है आप उनको नोट डाउन कर लेना, जिससे पता चले कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट में कितना सीवियर पेन है। इनके बाद अगला सवाल है, क्या आपके कान का कोई सर्जरी हुआ था क्या, या कोई क्रिस्टल निकाले थे क्या कान की ट्यूब से? तो पेशेंट बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब, कोई भी सर्जरी नहीं हुआ है, डॉक्टर ने अभी तक कोई ऐसे कान में अंदर कोई मशीन भी नहीं डाला है और सर्जरी भी नहीं किया है। अगला सवाल, नींद कैसा है, अपने आप नींद आते हैं या नींद के लिए कोई दवाई लेनी पड़ती है, गोलियां लेनी पड़ती है, या कभी आपको क्रैम्प्स आता है क्या, रात में सोते समय पिंडली खींचता है क्या, पिंडली का नस खींचता है क्या? तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नींद ठीक से नहीं आता, और नींद के लिए कभी कभी दवाई भी लेना पड़ता है, बिना दवाई तो सो ही नहीं पाता हूँ, और रात को जब सोता हूँ ना तो पैर का नस खींचता भी है, ये पेशेंट बोलेंगे, लिख देना। इनके बाद ये अगला प्रश्न है, ये प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है परिवार में किसी और मेंबर को है क्या, जैसे ब्लड रिलेटिव में आपके भाई बहन मम्मी पापा किसी को है क्या? तो पेशेंट बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो किसी को है ही नहीं, ये मैं पहला व्यक्ति हूँ जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ठीक है, फिर अगर किसी को परिवार में किसी मेंबर को हुआ होगा तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता था, जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी वजह से कोई भी पार्ट जो होता है बॉडी पार्ट कान के वो नहीं बना होगा, ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से वर्टिगो आ रहा होगा, ठीक है। तो परिवार में नहीं है, इनका मतलब उनको जेनेटिक प्रॉब्लम या अनुवांशिक प्रॉब्लम नहीं है। इनके बाद अगला सवाल, आपको खून की कमी या एनीमिया है क्या? तो पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब हाँ, मेरा जो हीमोग्लोबिन है ना वो 10 और 11 के आसपास ही रहते हैं, जबकि मेरा 14 के आसपास होना चाहिए, फिर भी कम है। तो समझ जाना शायद हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऑक्सीजन कम पड़ता होगा, जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन कम पड़ने से चक्कर आता होगा, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रेन की कोई तकलीफ है क्या, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर, कैंसर या एट्रोफी या एनेरिज्म वगैरह? तो पेशेंट बताएंगे डॉक्टर साहब जो भी है रिपोर्ट में लिखा है आप देख लीजिए, रिपोर्ट में इसमें लिखा है कि नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, आप देख लीजिए। अगर मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अगर उस मेडिकल रिपोर्ट के इंप्रेशन में अगर लिखा है एमआरआई कराया है, अगर एमआरआई में लिखा है तो वैसे वैसे लिख देना। अगर एमआरआई में ट्यूमर लिखा होगा या कुछ भी कैंसर का नाम लिखा होगा, ठीक है, या एट्रोफी लिखा होगा तो आप नोट डाउन कर लेना पेशेंट के कार्ड पे। इनके बाद है अगला जो प्रश्न है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था क्या? तो पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब हाँ, मुझे कम से कम 2-3 बार फीवर भी आया था, और फीवर 5 साल पहले, हो सकता है इन्हीं के बाद आया हो चक्कर, हाँ उन्हीं के बाद ही आ रहा है, ऐसा पेशेंट बोलेंगे। इनके बाद आपको बीपी, आपका जो बीपी है वो कैसा है, कितना रहता है, बीपी लो है कि हाई है?
डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गया चेक कराए हुए, अभी चेक नहीं कराया हूँ, आप चेक करके बता दीजिए। तो आप चेक करना बीपी, अगर बीपी लो है तो आप समझ जाना कि शायद ब्लड वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से ब्रेन को ठीक मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्रेन के टिश्यू को, जिसकी वजह से ये चक्कर आ रहा होगा, ब्रेन में एट्रोफी आ गया होगा, ठीक है, जो चक्कर आने का कारण है। आप चेक कर लेना बीपी। शारीरिक कमजोरी या थकान होता है क्या लो बीपी के कारण? तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब कभी कभी बहुत थकान लगता है, आलसीपना लगता है, काम करने में मन नहीं करता, कभी कभी तो मैं थरथराता भी हूँ, कांपता भी हूँ। तो अगर ये बोलते हैं तो आप समझ जाना कि ये बीपी लो ही है। तो इस प्रकार आप सवाल करना मरीजों से, ठीक है। तो इनके अलावा और कुछ सवाल है, आपको कान में सूजन है क्या, या इन्फेक्शन या मैल जमा होता है क्या? तो पेशेंट बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब कान में मैल निकालता रहता था, पहले लकड़ी से बहुत निकालता था, काफी मैल निकालता था, अब निकालना बंद कर दिया हूँ, जब से चक्कर आना चालू हुआ है तब से। कान में सूजन है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो होगा इन्फेक्शन की वजह से। अगला प्रश्न, ज्यादातर आप भूखे तो नहीं रहते जिसके वजह से पेट खाली रहता हो, जिसकी वजह से आपके पेट में गैस या एसिडिटी बनता हो, वायु दोष होता हो, तो ये प्रॉब्लम आया हो? तो पेशेंट बताएंगे डॉक्टर साहब हाँ मुझे गैस वगैरह तो बनता है, कभी कभी एकदम भारीपन लगता है सीने में, फिर भी आप लोग डायग्नोस्टिक पॉइंट जब चेक करोगे ना तब चेक कर लेना गैस वाली गैस आई में दर्द है तो समझना उनको गैस एसिडिटी बनता है। आप धूप में ज्यादा काम तो नहीं करते जिससे आपको लू लगने से प्रॉब्लम हुआ हो? तो पेशेंट बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, धूप में तो ज्यादा काम करता नहीं हूँ, टोटल ऑफिशियल काम है, बैठने के ही काम है। आप कोई नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं करते? डॉक्टर साहब मैं ऐसा कुछ नशीले वगैरह तो पदार्थ लेता ही नहीं हूँ, मेरा काम घर में और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही है। कोई अन्य बीमारी तो नहीं है आपको काफी सालों से? तो पेशेंट बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ तो महसूस होता ही नहीं है। ऐसा पेशेंट बोलेंगे कुछ महसूस होता ही नहीं है, पेशेंट डॉक्टर भी ने नहीं बताया है। तो इस प्रकार आप सवाल करना अलग अलग मरीजों से, जितना भी सवाल है वो सीक्वेंस के साथ, और जो भी आपको समझ में आता है, जितना लिखे हो उनमें जो समझ में आता है तो उससे रिलेटेड कारण को ढूंढना और ट्रीटमेंट चालू करना। उससे क्या है मरीजों को प्रॉपर कारण के आधार पर जब ट्रीटमेंट मिलेगा तो वैसे ही ठीक होना चालू हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वर्टिगो से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो इनके लिए क्या क्या उपचार देंगे, न्यूरोथेरेपी से संबंधित क्या क्या उपचार देंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अगर वर्टिगो है तो वर्टिगो होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण है, तो उस कारण के आधार पर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देना है आइए देखते हैं। दोस्तों अपने डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक किए हो पेशेंट के, उस डायग्नोस्टिक पॉइंट में जब चेक करते हैं तो कई सारे अलग अलग डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है, तो उस दर्द के फ्रीक्वेंसी के आधार पर डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को निकालना। फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कारणों को, ठीक है, जैसे म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिडोसिस है, लीवर जीरो में ज्यादा दर्द है तो एल्कोलोसिस है, WD में दर्द है और दोनों पार्थिव में दर्द है तो हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन हो गया हो, राइट ओरी लेफ्ट ओरी में दर्द है तो समझ जाना को हार्मोनल हो सकता है, गैस वाली गैस आई में दर्द है तो इंडाइजेशन है, ये आप समझना है कारण को, ठीक है, उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट देना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आते हैं और उनको कारण के आधार पर अगर ट्रीटमेंट देना है, अगर आपने कारण ढूंढ लिया है तो उस कारण के आधार पर जब ट्रीटमेंट देंगे तो क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। दोस्तों यदि पेशेंट को एसिडोसिस के कारण ब्रेन को उचित मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है और ब्लड सप्लाई के माध्यम से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी हो रहा है ब्रेन के टिश्यू में, और ब्रेन के टिश्यू के साथ साथ कान के टिश्यू में भी डिजनरेशन आ गया है नर्व में, तो उसके वजह से अगर चक्कर आ रहा होगा, वर्टिगो हो रहा है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट देंगे वो है पहला 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस 3 रामन प्लस में घिसा ये देना, क्योंकि गर्दन के एरिया में रक्त संचार नॉर्मल करने के लिए 1 मिनट के गैप में देना, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना, क्योंकि एसिडोसिस के कारण है, म्यूकस जीरो में ज्यादा दर्द है बाकी पॉइंट से, इसलिए एसिड ट्रीटमेंट दिए हैं। 1 मिनट के गैप में एहेप्रिन देना, क्योंकि एसिड बढ़ा हुआ है और ब्रेन के एरिया में रक्त का संचार कम है, तो ब्रेन के एरिया में रक्त का संचार बढ़ाने और एसिड को कम करने के लिए एहेप्रिन देना। साथ में 1 पिट देना फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए कान के एरिया में, 1 थेरेपी 9 सेकंड देना डिजनरेशन के लिए, और ये शांत देना, कोई भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये ट्रीटमेंट देंगे तो इससे एसिड भी निकलेगा, कान में फ्लूइड की मात्रा बैलेंस होगा, डिजनरेशन ठीक होगा, ब्रेन के टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलने से ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिलना चालू हो जाएगा, ब्रेन के टिश्यू में जो फंक्शन है वो सामान्य होने से वर्टिगो दूर होता जाएगा। दोस्तों अगला जो
कारण है। यदि पेट में गड़बड़ी या गैस या वायु दोष के कारण हो, तो अगर पेट में ज्यादा गैस भरा हो, वायु भरा हुआ है, तो उसके वजह से पूरा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट पूरे गर्दन की तरफ, सिर की तरफ है, तो उसकी वजह से बार बार चक्कर आता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए पेशेंट को कंप्लीट सीएनएस या 60 टॉपिंग और गॉल लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट देना, या फास्ट अजय नॉर्मल देना, या प्योर नॉर्मल देना, या ओल्ड यूडीएफ देना, वेटर प्लस न्यूगॉल दे सकते हैं, या मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देना। ठीक है, ये सब कारण को ध्यान में रख करके पेट को ठीक करने वाले ट्रीटमेंट देना, या पूरे कॉर्डा इक्विना प्लस दे सकते हो, या न्यूट्रल फार्मूला दे सकते हो 3 राउंड। तो ये सब पेट को सेट करने वाले फार्मूला होते हैं। अगर पेट में गड़बड़ी है तो पेट को ठीक करना बहुत सारे फार्मूला है, कारण के आधार पर आपको अलग अलग फार्मूला बता चुके हैं। वेटर प्लस न्यूगॉल उनको देना जिनको गॉल पॉइंट में ज्यादा दर्द है, ओल्ड यूडीएफ उनको देना जिनको गैस ओनली गैस आई में ज्यादा दर्द है, फास्ट अजय नॉर्मल इनको देना जिनके इंडाइजेशन के प्रॉपर हो, न्यूट्रल फार्मूला उनको देना जिनके दोनों साइड के एब्डोमिनल पॉइंट में ज्यादा दर्द हो, और प्योर नॉर्मल उनको देना जिनको दोनों साइड के एब्डोमिनल डायग्नोस्टिक पॉइंट में सीवियर दर्द है। तो ऐसे कंडीशन प्योर नॉर्मल, तो उससे वहाँ पेट के जो डाइजेशन संबंधित जब सुधार होगा, गैस बनना ठीक होगा और प्रॉब्लम दूर होता जाएगा। इनके बाद अगला जो कारण है वो है माइग्रेन या गर्दन की बीमारी अगर है, जिनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में रोगी के म्यूकस जीरो के पॉइंट में बहुत दर्द रहता है। तो म्यूकस जीरो के दर्द के साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और साथ में माइग्रेन है, तो ऐसे कंडीशन में उस रोगी को पहले अपर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस 3 रामन देना, नेक घिसाई देना, साथ में 1 मिनट के गैप में एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना, फिर हेपरिन ट्रीटमेंट या 1 पिट देना, 1 थेरेपी 9 सेकंड शांत देना। ठीक है, ये देना। यदि कान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एयर ड्रॉप डाला जिनके वजह से कान में तकलीफ आया हो, या कोई ज्यादा दवाइयां खाया हो जिनके वजह से मेडिसिन का दुष्प्रभाव आया हो, तो ऐसे कंडीशन को दूर करने के लिए आप उस पेशेंट को इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना। ठीक है ना। इनके बाद अगला जो कारण है, यदि सिर या कान में चोट लगने से अगर प्रॉब्लम आया हो, वर्टिगो हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन को दूर करने के लिए इंजरी ट्रीटमेंट देना। मगर याद रखिए, जितना भी कारण है और हर कारण के आधार पर आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, उन ट्रीटमेंट के लास्ट में आप 15 मेडुला, फिर 8 मेडुला और फिर ईयर पॉइंट, हार्ड ऑफ हियरिंग पॉइंट, ये जरूर देना कंपलसरी है। 3 पॉइंट जरूर देना। ये जितना भी फार्मूला दीजिए चलेगा कारण के आधार पर, मगर लास्ट में आपको 15 मेडुला, 8 मेडुला और ईयर पॉइंट ये कंपलसरी करना। 15 मेडुला देना, 8 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट देना, 8 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट देना, और साथ में ईयर पॉइंट देना जिधर के कान में तकलीफ है उधर। ठीक है। अगला जो कारण है वर्टिगो होने के, लो बीपी के कारण शारीरिक कमजोरी या थकान या के वजह से अगर चक्कर आता हो, किसी भी रोगी को अगर लो बीपी है, उसके वजह से शरीर में पूरा कमजोरी है, थकान है, तो ऐसे कंडीशन में उनको चक्कर आता है, तो उनको ठीक करने के लिए 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस 3 रामन नेक घिसाई के साथ में 1 मिनट के गैप में एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना, फिर उनके बाद मल्टीविटामिन फार्मूला देना, 4 पिट वाला देना, और लास्ट में 1 मिनट के गैप में 1 हेपरिन के साथ में 1 पिट 1 थेरेपी 9 सेकंड कंपलसरी है डिजेनरेशन को दूर करने के लिए, कान में फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। इनके बाद एनीमिया अगर हो पेशेंट को, तो परिस्थिति अनुसार उपचार करना, क्योंकि एनीमिया के बहुत सारे कारण है। फिर भी आपको एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट देना है तो लिख लीजिए 30 मेडुला, 15 मेडुला 6 फीट देना। इनमें 30 मेडुला प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, 15 मेडुला स्टीलकोलाइन के लिए 6 फीट एपिनेफ्रिन के लिए। ये तीनों मिलकर के एरिथ्रोपोइटिन को उकसाएगा, और एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो में जाकर के ब्लड फॉर्मेशन को उकसाएगा। 1 मिनट के गैप में 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना, ये भी एरिथ्रोपोइटिन के लिए है। एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन्स है जो किडनी में बंद करके और लिवर में बंद करके बोन मेरो में जाता है, बोन मेरो में आरबीसी प्रोडक्शन को उकसाता है। 1 मिनट के गैप में आप 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो देना, किडनी को उकसाने के लिए, जो एरिथ्रोपोइटिन बनाने का काम करता है। 1 मिनट के गैप में लार्ज फॉलिक ब्लैक देना, जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को उकसाने के लिए दिया है। अगर आप ये पूरे ट्रीटमेंट दे देंगे तो इससे बोन मेरो का फंक्शन एक्टिव रहेगा, आरबीसी बनाने के लिए शरीर में आरबीसी की कमी दूर होगा। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों अगला जो कारण है, ब्रेन के कई बीमारियों के कारण, जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो, कैंसर हो, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए रोगी को 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देना। और यदि एन्यूरिज्म के कारण अगर उनको वर्टिगो आ रहा हो, चक्कर आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में 15 राइट मेडुला, 6 राइट स्वीट देना। ठीक है।
15 राइट मेडुला, फिर 6 राइट स्वीट देना। यहाँ पर राइट मेडुला को हटा करके यहाँ पर 6 राइट स्वीट, मेडुला की जगह स्वीट देना, ठीक है, 6 राइट स्वीट, और साथ में नेकलेस पॉइंट दे देना। फिर अगला जो कारण है इन्फेक्शन के कारण हो तो 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना और साथ में वायरल ट्रीटमेंट देना। और ये अगर इन्फाक्ट के कारण आया हो तो मल्टी हेपरिन फार्मूला देना। और बीपी हाई तथा हिमाटोमा होने की वजह से हो तो इंजरी ट्रीटमेंट के साथ में किडनी क्लियरेंस फार्मूला दे देना या कोल्ड ट्रीटमेंट देना, ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर, इंजरी ट्रीटमेंट के साथ में कोल्ड ट्रीटमेंट। और यदि दोस्तों आंखों की बीमारी के कारण हो तो 15 मेडुला के साथ में 2 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट देना, इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा। और साथ में डायबिटीज या किडनी के अगर पेशेंट है जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो हो रहा है, तो परिस्थिति के अनुसार किडनी के जो जो कारण है, डायबिटीज होने के जो जो कारण है, उस कारण को ध्यान में रख करके फार्मूला देना, ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट को 10 पेन देना, किडनी के पेशेंट को किडनी क्लियरेंस देना, मगर कारण को समझ करके देना, ठीक है। अगर कान के नर्व में सूजन के कारण हो तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना। और मेल जमा होने पर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व में अगर ब्लॉकेज हो तो 15 लेफ्ट मेडुला और 6 लेफ्ट स्वीट इंटू 3 ट्रीटमेंट देना। मेडुला की जगह स्वीट डाल लीजिए, ठीक है, 6 लेफ्ट स्वीट डालना, ठीक है। ये मेडुला के 6 लेफ्ट स्वीट करना इंटू 3 ट्रीटमेंट। इनके बाद हिस्ट्रिया के कारण हो तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देना। और लू लगने के कारण हुआ है तो 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना। यदि नशीले पदार्थ लेने की वजह से अगर पेशेंट को वर्टिगो आता है तो 15 मेडुला और 8 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट देना। और लंबी बीमारी के कारण अगर कोई वर्टिगो आ रहा हो तो उस बीमारी के कंडीशन को ध्यान में रख करके आपको उचित उपचार करना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी रोगी को वर्टिगो के एक से ज्यादा कारण एक साथ अगर शरीर में है तो इसके लिए आपको कैसे ट्रीटमेंट देना है उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जितना भी आपको ट्रीटमेंट बताया है, कारण के आधार पर जो ट्रीटमेंट बताए हैं, तो हर एक ट्रीटमेंट के बाद में आपको कंपलसरी 8 मेडुला और ईयर पॉइंट कंपलसरी देना है। और 8 मेडुला के पहले 15 मेडुला भी ऐड कर सकते हो, यानी कि 15 मेडुला 8 मेडुला आप ये कंपलसरी कर देना हर ट्रीटमेंट के लास्ट में, और ईयर पॉइंट देना। दोस्तों यदि कान के नर्व में सूजन है, अगर एक ही पेशेंट को अलग अलग कारण यानी कि 3-4 कारण 5-6 कारण एक साथ है जिसकी वजह से वर्टिगो हो रहा है, तो वर्टिगो के 3-4 कारण आपको समझ में आया है डायग्नोस्टिक करते समय, तो मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया है, उनका डायग्नोस किए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए, तब प्रश्न के अंतर्गत आपको जो कारण समझ में आया है तो उनके कान के नर्व में सूजन है, ये कारण समझ में आया। इनके म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिडोसिस बढ़ा हुआ है, ब्रेन में रक्त के संचार की कमी है, पेट की गड़बड़ी है, ये भी समझ में आया, कमजोरी और थकान है तो समझ लो लो बीपी है, ये आपको समझ में आया। तो ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? तो दोस्तों सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट देना है। तो पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना, ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 + 3 रामन नेक घिसाई देना। गर्दन के ऊपर के एरिया में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए सर्वाइकल एरिया को, गर्दन एरिया को 1 मिनट के गैप में CNS ऑल 20 टॉपिकल गॉल लीवर देना। पेट के विभिन्न ऑर्गन में प्राण वायु संवेदना का संचार करने के लिए ताकि पेट सेट हो जाए, पेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए। साथ में फेस फास्ट प्लस प्योर नॉर्मल प्लस अजय नॉर्मल देना पेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए, इनडाइजेशन को दूर करने के लिए, ठीक है, पाचन सुधारने के लिए। फिर 1 मिनट के गैप में देना एसिड ट्रीटमेंट देना जिससे एसिडोसिस की कमी होगी। साथ में 6 मेडुला + ए हेपरिन देना ब्रेन के एरिया में रक्त संचार बढ़ाने के साथ साथ ब्रेन में जो एसिडोसिस बढ़ा है उनको कम करने के लिए। और साथ में 1 पीट 1 थेरेपी 9 सेकंड कंपलसरी देना, शांत देना। 15 मेडुला 8 मेडुला × 3 ट्रीटमेंट प्लस ईयर पॉइंट ये कंपलसरी देंगे। ये 1 से लेकर आपको 6 लाइन तक पूरा ट्रीटमेंट आप देंगे। ये अगर 4-5 कारण अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो, अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं दिख रहा है तो उस कारण से संबंधित आप फार्मूला यहाँ से निकाल देना, ठीक है। इनके बाद दोस्तों चलते हैं अंतिम कगार वीडियो के। दोस्तों अभी आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर और कुछ जानकारी चाहिए न्यूरोथेरेपी से संबंधित, जैसे कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी, न्यूरोथेरेपी रिसर्च से संबंधित जानकारी हो, या न्यूरोथेरेपी सिलेबस और बुक से संबंधित जानकारी हो, या न्यूरोथेरेपी
कंसल्टिंग फॉर ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी हो, टीम सपोर्ट चाहिए किसी भी कैंप के लिए, वर्कशॉप के लिए, और साथ ही ट्रीटमेंट सपोर्ट अगर चाहिए अपने क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए, तो इन सब प्रॉब्लम के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 08463097676। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, साथ में आप कमेंट जरूर करिए कि आपको ये आज का कार्यक्रम कैसे लगा। साथ में वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर आप जो भी नया अपडेशन होगा न्यूरोथेरेपी का जो मेरे द्वारा बनाया गया वो आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए आपको घंटी की आवाज सुनाई दे, इसलिए आपको बेल दबाना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।